Students, chapter number 6, class 12th, economics, Indian economic development. Chapter number 6, economic reforms since 1991 or new economic policy. बेटा इसमें सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. तो बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स refers to a set of economic policies directed to accelerate the pace of growth and development. मतलब बेटा इसमें क्या था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए थे वो इकोनॉमिक पॉलिसी का एक सेट था जिसके ज़रिए हमने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसको एक पुश दिया, उसको एक्सेलरेट किया कि वो और अच्छे से और तेज़ गति से डेवलप करे. इसके लिए में की प्रॉब्लम क्या थी कि 1990s के पहले बहुत सारी हमारे कंट्री में क्राइसिस थी, तो उस क्राइसिस को दूर करने के लिए ये सब किया गया. अब आता है बात कि क्या किया गया 1991 में. मीन्स जो भी 1990 के में समस्याएं आई थी 1990 तक, उन सब को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया कदम उठाया जिसको उन्होंने बोला न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म. एंड this will take place in the year 1991, so that it is also known as economic policy reform 1991. That is our liberalization, right बेटा. liberalization पहले हमारा क्या था, इसकी जगह पे लाइसेंसिंग पॉलिसी थी. और लाइसेंस पॉलिसी बेटा इतना आसान नहीं था उस समय. पहले के समय में प्राइवेट सेक्टर को कोई भी काम करने की स्वतंत्रता में, they are not free to do work. They have to take license from the government, but this licensing L replaced from another L, that is liberalization. Means government should be liberal in providing license, and many other reforms are taken place in liberalization. We will study or discuss these things in brief later on. And next is our privatization. प्राइवेटाइजेशन में क्या था बेटा, पहले कोटा सिस्टम था, यानी कि जो भी करना है सब कुछ किसके लिए था, वो सब गवर्नमेंट ने पहले से फिक्स कर रखा था कि कौन सा काम कौन करेगा. और प्राइवेट को पहले ज़्यादा मौका नहीं मिलता था काम करने के लिए, तो फिर गवर्नमेंट ने उसी को क्या किया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया. मीन्स बहुत सारे फील्ड्स और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ जो थी जो कि सिर्फ गवर्नमेंट के लिए पैक थी कि सिर्फ इसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम करेगा, तो उससे बेटा बहुत कम कर दिया गया और उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई प्राइवेट सेक्टर्स को. और नेक्स्ट इज अवर ग्लोबलाइजेशन, जो कि पहले बेटा हमारे यहाँ था परमिट्स. मीन्स हमारे यहाँ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज थी अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए. बट इन 1991 बेटा वो भी क्या हो गया, ग्लोबल मार्केट बना दिया गया. मीन्स इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. नाउ thus further LQP was existed before 1991, but in 1991 it is replaced by LPG, means liberalization, privatization and globalization. Now we have to study in brief about liberalization. So the liberalization of the economy means freedom of the producing units from direct or physical control imposed by the government. but गवर्नमेंट का जो भी कंट्रोल था, चाहे वो फिजिकली रहा हो चाहे वो डायरेक्टली रहा हो, उन सबसे फ्री कर दिया गया. मीन्स लिबर्टी दे दी गई प्राइवेट सेक्टर्स को. इसमें बेटा क्या हुआ, पहले बहुत तरीके के डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन के लिए बहुत ही तरह की कंट्रोलिंग की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे लाइसेंसिंग सिस्टम, प्राइस कंट्रोल सिस्टम, फाइनेंशियल कंट्रोल, इंपोर्ट लाइसेंस, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, restrictions of investment by big business houses and so on. And next is गवर्नमेंट ने बेटा देखा कि ये सब करने से क्या हो रहा, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी. फिर गवर्नमेंट ने देखा बेटा ये चीज़ की सिर्फ
पब्लिक सेक्टर होने से करप्शन फैल रहा था, इनएफिशिएंट वर्क पॉलिसी थी, क्योंकि बेटा उसमें क्या होता था कि किसी का अपना कोई पर्सनल लॉस नहीं होता था, जो भी लॉस होता था वो होता था गवर्नमेंट का, इसलिए कोई इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, जिससे गवर्नमेंट को यानी पब्लिक सेक्टर को बहुत हैवी लॉस होता था। और दूसरी चीज़ बेटा क्या थी, कोई भी कंपटीशन नहीं था, इसलिए कोई भी वो लोग कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश भी नहीं करते थे, क्योंकि जो भी सामान बनाएंगे, जितने का बनाएंगे, जितने का बेचेंगे, सारे लोग उसी को उतने का लेंगे। लेकिन बेटा अगर वहीं पे होगा कंपटीशन, तो जाहिर सी बात है बेटा कि हर एक दूसरा इंसान कुछ कॉस्ट कट करेगा ताकि लोगों को सामान सस्ता मिल सके, कंपटीशन की वजह से, और इसमें लोगों का बेनिफिट होता था। तो बेटा बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये दिक्कतें आई। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, ये स्टेप लिया कि अब हमको लिबरलाइजेशन करना है, ठीक है, मीन्स लिबर्टी देनी है इंडस्ट्रीज़ को। और बेटा इसमें चेकिंग करना, कंट्रोल करने से अच्छा क्या किया गया, मार्केट को फ्री छोड़ दिया गया कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसमें चीज़ें, मार्केट ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, उसमें प्राइस फिक्स होती रहेगी और लोग उन सभी चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकेंगे जिस चीज़ों की डिमांड मार्केट में है। बेटा बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कोरिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, ये सब बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर पाई हैं ड्यू टू लिबरलाइजेशन। Now, economic reforms under liberalization. In this, first is our industrial sector reform. So, the liberalization virtually implied deregulation of industrial sector of the economy. Following observations highlight how it happened. First is beta point, abolition of industrial licensing. बट जुलाई 1991 में गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस किया। इसमें बेटा क्या था कि उसने लाइसेंसिंग को सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज़ को रखा कि उसके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है, बाकी सबके लिए लाइसेंस ख़त्म कर दिया। वो 5 चीज़ें क्या थी बेटा, से लीकर मीन्स शराब, दूसरा सिगरेट आप सब जानते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स सुरक्षा की चीज़ें, टैंक्स है, पिस्टल्स है, ये सारी चीज़ें, गन है, और चौथा बेटा हमारा था इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, ठीक है, और लास्ट था डेंजरस केमिकल, बेटा बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स होते हैं। फिर इन सभी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने कहा लाइसेंस लेना ज़रूरी है, और बाकी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया कि बिना लाइसेंस के भी आप उन चीज़ों को कर सकते हैं, बाकी चीज़ों का वर्क। दूसरा बेटा क्या था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। बेटा पहले क्या था, ज़्यादातर चीज़ों में गवर्नमेंट सेक्टर ही इंगेज थी इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन धीरे धीरे उसको कम किया गया, उसको 17 से 8 पे लाया गया, और 2010-11 पे सिर्फ 2 चीज़ों को गवर्नमेंट ने यानी पब्लिक सेक्टर के लिए रखा रिजर्व करके, और बाकी सब छोड़ दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए कि वो लोग भी उस फील्ड पे काम कर सकते हैं, सिवाय 2 चीज़ के, एक था एटॉमिक एनर्जी, दूसरा रेलवे। बेटा उसी का एग्जांपल है कि आप देखते होंगे पहले BSNL का खाली आता था कम्युनिकेशन सिस्टम, चाहे मोबाइल फ़ोन हो चाहे सिम हो, लेकिन आज क्या है, एयरटेल है, टाटा है, रिलायंस है, तमाम कंपनियां काम कर रही हैं। वैसे बेटा हमारे पास एयरलाइंस में था, पहले सिर्फ इंडियन एयरलाइंस थी, उसके आज स्पाइस जेट है, किंगफिशर है, तमाम कंपनियां अलग अलग काम कर रही हैं, इंडिगो है, ठीक है बेटा। तो इसलिए कहा गया है कि सिर्फ 2 चीज़ों को रखा गया रिजर्व पब्लिक के लिए, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज, बाकी सब छोड़ दिया गया कि बाकी चीज़ों में पब्लिक भी कर सकती है अपना वर्क और प्राइवेट सेक्टर वाले भी कर सकते हैं। थर्ड बेटा है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। बेटा पहले क्या था, मैं बहुत सारे प्रोडक्शन एरिया रिजर्व थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो अब डी रिजर्व कर दिए गए हैं, और बेटा मार्केट को छोड़ दिया गया है, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल करना छोड़ दिया है, वो फोर्स ऑफ मार्केट के हिसाब से वो अलाउ करता है,
और वो लोग अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, मतलब कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से अपने रिसोर्सेज के ज़रिए बिजनेस कर सकता है। गवर्नमेंट ने उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना छोड़ दिया और फ्री छोड़ दिया लोगों के लिए कि वो अपने हिसाब से वर्क करें। फिर नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। बेटा पहले प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी और उससे ज़्यादा आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, और व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सब मैटर भी अब प्रोड्यूसर के ऊपर या मार्केट की कंडीशन के ऊपर छोड़ दिया गया है कि यह अब वो इंडिविजुअल ओनर तय करेगा कि उसे क्या बनाना है और कैसे बनाना है और कितना बनाना है, क्वांटिटी। पहले ऐसा नहीं था। नेक्स्ट है फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। यस बेटा, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए भी, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए भी फ्री कर दिया गया कि वो इम्पोर्टेड मशीनरीज मंगा सकते हैं अपनी कंट्री में, जिससे कि वो फर्दर प्रोडक्शन कर सकें और ज़्यादा। अब पहले बेटा परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट से इसकी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना एग्रीमेंट होता है दूसरे कंट्री से, जहाँ से अलाउड है हम वहाँ से उस मशीनों को, उस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने कंट्री के बेटरमेंट के लिए। ना बेटा नेक्स्ट इज अवर फाइनेंशियल सेक्टर। बेटा फाइनेंशियल सेक्टर क्या है बेटा, फाइनेंस के बारे में। तो यहाँ बेटा बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, स्टॉक मार्केट्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, ये सारे बेटा जो होते हैं आपके, ये आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। बेटा पहले क्या था कि आरबीआई वही सब कुछ रेगुलेट और करती थी, लेकिन अब बेटा उसको रेगुलेटर से बना दिया गया है फैसिलिटेटर। मींस वो रेगुलेट तो कर ही रही है, लेकिन अब सिर्फ रेगुलेट ही नहीं करना है उसको, बल्कि उसको मार्केट को फैसिलिटी भी देनी है फाइनेंशियल सेक्टर, ताकि हमारे कंट्री में हमारी इकोनॉमी अच्छे से डेवलप कर सके, जबकि पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। और बेटा रेट्स भी आरबीआई ही फिक्स करती थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक प्राइवेट बैंकर्स जो आ गए हैं हमारे मार्केट में, इकोनॉमी में, उनको फ्री कर दिया गया है कि वो अपने हिसाब से भी इंटरेस्ट रेट तय कर सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। इसलिए कहा गया है कि अब वो रेगुलेटर से बन गए हैं फैसिलिटेटर, और उन्होंने फ्री कर दिया है मार्केट को। प्राइवेट बैंक्स भी, यानी कि मीन्स डोमेस्टिक एरिया में भी कर सकते हैं अपनी बैंकिंग, और इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं। फिर बेटा आपको बताया गया इसमें कि लिबरेशन ने अलाउ किया है FII, मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स। फिर बेटा उसके बाद और भी चेंजेस आए, और इन सभी चेंजों से क्या हुआ, मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ हुआ और बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले हुआ हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ना बेटा नेक्स्ट इज अवर फिस्कल रिफॉर्म्स। बेटा फिस्कल रिफॉर्म्स में क्या है कि इसमें टोटली जो है वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात किया गया है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। बेटा रेवेन्यू क्या होता है, जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट को अलग अलग सोर्सेज से, वो रेवेन्यू होता है। और गवर्नमेंट जो पैसा अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग कामों के लिए खर्च करती है, उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो बेटा यहाँ पर दो बताए गए हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक बताया गया बेटा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो बेटा जो आपका डायरेक्ट टैक्स है वो टैक्स ऐसा होता है कि जो पे करता है उसका बर्डन उसी के ऊपर होता है, से वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। तो बेटा जिस व्यक्ति को फ़ायदा हो रहा है वही टैक्स पे करता है और उसका खर्च वही उठाता है, मीन्स उसका बोझ वही उठाता है। इसको बोलते हैं बर्डन खुद सहना। ठीक बेटा उसी प्रकार का दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे GST। तो बेटा किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज पे वो टैक्स वो प्रोड्यूसर या वो सेलर पे करता है गवर्नमेंट को, लेकिन वो लेता किससे है पैसा, कस्टमर्स लेता है अपने पैसा। कैसे लेता है बेटा, जो भी सामान जितने का है वो प्लस टैक्स जोड़ करके वो ले लेता है कस्टमर से। मीन्स भरता तो पैसा भले ही वो है टैक्स का, लेकिन वो शिफ्ट कर देता है उसका बर्डन कस्टमर के ऊपर।
राइट। जैसे एग्जाम्पल के बेटा कोई सोप है 20 रुपीज़ का, उसकी कॉस्ट है, इसको बेचना है 20 रुपये का, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि हम टैक्स लेंगे 20%, तो 20 प्लस 20% मीन्स 4 रुपीज़, वो बिकेगा 24 का। 4 रुपीज़ गवर्नमेंट का टैक्स हो गया, 20 रुपीज़ सप्लायर का हो गया। तो बेटा वो 4 रुपीज़ आया कहाँ से? तो वो कस्टमर की पॉकेट से गया। मीन्स पे तो किया शॉपकीपर ने या प्रोड्यूसर ने, लेकिन उसका पैसा उसने लिया किससे, भरवाया किससे? कस्टमर से। थोड़ा ये होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। फिर बेटा हमारा नेक्स्ट और लास्ट रिफॉर्म जो रहा है लिबरेशन के अंडर में, वो है बेटा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। बेटा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में जो है हमारा आता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। बेटा फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो इनिशिएट किया गया 1991 में, जिसमें बेटा डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपी अगेंस्ट फॉरेन रिफॉर्म्स, फॉरेन करेंसीज। बट इसमें क्या था कि फॉरेन करेंसीज के कंपेयर में इंडिया की मनी की वैल्यू को कम किया गया। डिवैल्यूएट करना मतलब होता है बेटा कि दूसरे कंट्री की करेंसी की तुलना में हमारे कंट्री की करेंसी की कीमत में गिरावट आ जाना। तो बेटा इससे क्या होता है कि हमारी कंट्री का वैल्यू कम हो जाता है। तो जैसे हमने बात किया ब्रिटिशर के डॉलर से, अमेरिका के डॉलर से, ठीक बेटा, ये ब्रिटिशर करेंसी से, तो वो जब एक यूनिट देंगे हमारी कंट्री की करेंसी लेने के लिए तो उन्हें इंडियन रुपीज़ ज़्यादा मिलेगा, मतलब हमारे कंट्री की मनी वैल्यू जो है वो डिवैल्यूएट हो गई, मीन्स कम हो गई। तो इससे क्या होता है कि उन्हें ज़्यादा इंडियन रुपीज़ मिलेगा, तो वो हमारी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, मतलब इंडिया जो है अधिक से अधिक एक्सपोर्ट कर पाएगी। और बेटा इंडिया अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करेगी तो इंडिया को बेनिफिट होगा और प्लस फॉरेन करेंसीज मिलेगी। तो इसके ज़रिए इंडिया फॉरेन करेंसीज रिजर्व को बढ़ा सकता है, मीन्स अत्यधिक फॉरेन करेंसीज को अर्न कर सकता है और कलेक्ट कर सकता है। तो ये थी बेटा पॉलिसी डिवैल्यूएशन के पीछे रीज़न था। और बेटा नेक्स्ट हमारा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़। बेटा उसमें भी बहुत सारे चेंजेस लाए गए। बेटा उसमें भी पहले बहुत सारे टैरिफ्स थे, बहुत सारे टैरिफ्स को हटा लिए गए। टैरिफ होता है बेटा टैक्स रेट, कि इस सामान पे इतना टैक्स लगेगा, इंपोर्ट पे इतना टैक्स, एक्सपोर्ट पे इतना टैक्स, इस चीज़ पे इतना टैक्स, लाइक ऑल दिस थिंग्स। तो बहुत सारी चीज़ों के टैक्स में बहुत कमी कर दी गई और बहुत सारी चीज़ों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स बेटा हटा ही दिया गया, ताकि अधिक से अधिक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके। और बेटा यहाँ तक कि पहले जो लगाया गया था टैक्स बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स, वो हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था। लेकिन 1991 में जब एलपीजी हुआ, लिबरेशन प्रोटेक्शन ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबल इकोनॉमी बनाने के लिए, ग्लोबल मार्केटिंग के लिए इन टैक्सेस को भी कम कर दिया गया और कुछ चीज़ों में तो ख़त्म ही कर दिया गया, इससे ताकि हमारी जो कंट्री बेटा है वो अपने फुल इफ़िशेंसी से काम कर सके और उसकी इफ़िशेंसी बढ़ सके। नाउ बेटा प्राइवेटाइजेशन। बेटा प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, प्राइवेट सेक्टर्स को भी बेटा इक्वली चांस दिया गया कि वो भी प्रोडक्शन सेक्टर में उतर सके, मतलब कि पब्लिक सेक्टर के साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकें। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों मिल के भी कर सकते हैं काम, जो भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं। तो बेटा इसके लिए दो तरीके अपनाए गए। एक तो या तो पूरा जो भी पब्लिक सेक्टर था वो सेल कर दिया जाए प्राइवेट सेक्टर को, या तो फिर दूसरा क्या था बेटा कि दोनों मिल के चलाएं, मीन ज्वाइंटली स्टेट ओन्ड, मतलब कि पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, किसी भी इंडस्ट्री को दोनों लोग मिल के चलाएं। इसका ना पार्टनरशिप, वैसे ही दोनों का पार्टनरशिप हो जाएगा, किसका, पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर के साथ। तो बेटा इसमें क्या होता है, एक वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें, डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, व्हेन अ पब्लिक सेक्टर सेल ए पार्ट ऑफ हिज देयर शेयर टू द प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। यानी बेटा जब पब्लिक सेक्टर अपनी इंडस्ट्री का, अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है तो उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो बेटा अब यहाँ पे बात आती है कि प्राइवेटाइजेशन करने की क्या ज़रूरत थी, वजह क्या थी। तो बेटा प्राइवेटाइजेशन करने की वजह ये थी, ज़रूरत ये थी कि पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर थी।
इस वजह से हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हमें प्राइवेटाइजेशन मीन्स निजीकरण कर देना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला क्या था कि ये जो चीज़ थी वो सेकेंड 5 ईयर प्लान से ही शुरू कर दी गई थी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में ही ये क्लियर हो गया था कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर है उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है, ये डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है। यस, और ये चीज़ें 1951 से लेकर के 1991 तक में 90 तक में काफ़ी हद तक क्लियर हो गई कि यस, जो कोई डाउट इसमें नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है। और उसका दूसरा ये भी हुआ कि जो हमारी लेकिन कुछ जो ऐसी थी वो बहुत अच्छी काम कर रही थी तो उन्हें तो छोड़ दिया गया, लेकिन बाकी जो अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी इंडस्ट्रीज़ या जहाँ पे नहीं डेवलपमेंट होता बेटा, फिर ये भी देखा गया कि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर ऐसे थे जिसको सिर्फ ढोया जा रहा है। ढोया जा रहा है मतलब कि बस किसी तरीके से उसको चलाया जा रहा है। चलाया इसलिए जा रहा है कि बेटा गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होती है वेलफेयर करने की। उन्हें लगता है कि चलो ठीक है, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इस कंपनी में काम कर रहे हैं वर्कर्स, उतने लोगों का घर चल रहा है, मीन्स उनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, तो ठीक है चलने दो। तो वही तरह से उसको ढो रहे थे बेटा, यही चला ठीक से नहीं पा रहे थे। और इन्हीं बस कारण से बेटा क्या था, लीकेज यानी कि नुकसान हो रहा था, इनएफिशिएंसी थी लोगों में, लोग ढंग से काम नहीं कर रहे थे। वही उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, कौन ध्यान दे रहा है, ठीक है गवर्नमेंट कंपनी चलने दे जैसे चल रही है। इनोवेशंस नहीं था, करप्शन फैलने लगा बेटा, क्योंकि जो भी लोग थे उनकी पब्लिक डीलिंग होती थी और जहाँ कहीं पब्लिक डीलिंग या पैसे बात होती है तो वहाँ करप्शन बेटा अपने आप शुरू हो जाता है। तो बेटा ये सब बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा। और बेटा प्राइवेटाइजेशन जो करना पड़ा उसमें ये भी देखा गया था कि पब्लिक सेक्टर जो कुछ अच्छे काम कर रहे थे उन्होंने हमारे कंट्री को कई महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न दिए, मीन्स बढ़िया अच्छा परफॉर्मेंस रखा। गवर्नमेंट ने उस पर और फोकस किया, उसमें और अच्छे से पॉलिसीज लगाई और बढ़िया से काम में शुरू किया। और जहाँ पे वो चलाने में असक्षम थी, नहीं चला पा रही थी, दे अनेबल्ड और कैपेबल टू डू इट, वहाँ पे उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी अपनाई। तो बेटा मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारे कंट्री की जो नवरत्न कंपनियाँ हैं, मीन्स 9 ज्वेल्स इसको बोलते हैं हम, वो कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे है BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशंस, सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, IPCL मीन्स इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, VSNL मीन्स विदेश संचार निगम लिमिटेड, यही पहला पहले था BSNL जो बन गया है VSNL, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एंड HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये बेटा 9 ज्वेल्स हैं या कह सकते हैं इनको नवरत्न। उसके अलावा 2009 में कुछ हमारे महारत्न की भी उपाधि मिली कुछ कंपनियों को, PSUs को, मीन्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को। वो थे CIL कोल इंडिया लिमिटेड, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, सेल है, भेल है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ हमारे थे और कुछ हमारे थे मिनी रत्न। तो नवरत्न में जो थे महारत्न और मिनी रत्न। मिनी रत्न में क्या थे बेटा कि मिनी रत्न जो थे वो इनकरेज किया गया उनको ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें, और ऐसे 75 PSUs थे जिनको मिनी रत्न की उपाधि दी गई थी। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे कि ठीक है प्रोडक्शन किया गया, बहुत सारी दिक्कतें थी, समस्याएं थी, गवर्नमेंट को बचते पैसे भी नहीं थे और फिर लॉस हो रहा था एंड सो ऑन, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो अब बेटा कुल मिला के आती है जो हमने पढ़ा इसमें समझा, उसके अकॉर्डिंग हमको ये जानना है कि हमारे उसमें ऑब्वियस गेन क्या था प्रोडक्शन करने का। फिर पढ़ेंगे हम जो हमारा इम्पेरेटिव लॉसेस था वो। तो बेटा गेन क्या था हमको ये हम जान लें पहले। तो बेटा इसमें पहला हमारा बेनिफिट था कि जैसे कि बेटा यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट आ गया सोशल इंटरेस्ट की जगह, कि बेटा प्राइवेटाइजेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे इंसान अपना देखता है स्वार्थ,
सेल्फ इंटरेस्ट, ना कि सोशल इंटरेस्ट। बट जहाँ कहीं भी बात आती है सेल्फ इंटरेस्ट की, वहाँ पे लोगों को ज़्यादा मतलब लोग अपना 100% एफर्ट लगाते हैं, बेटा चाहे वो एम्प्लॉई हो चाहे वो ओनर हो, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम कंपटीशन में नहीं आ पाएंगे आगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मीन्स सर्वाइव करने के लिए उन्हें अपनी बेस्ट एफिशिएंसी को शो करना पड़ता है और इसकी वजह से काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ जाता है हमारे इंडस्ट्रीज़ में। और बेटा दूसरा क्या होता है कि अब जो बेटा है कि उन जो प्रोडक्शन हो जाता है जब, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अब उनकी जो कंपटीशन जो उनका है वो बढ़ गया है कंपटीशन, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट का हो चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट का हो। बट जैसे जहाँ पे आ जाता है कंपटीशन वहाँ पे इनोवेशन होता है, और इनोवेशन होता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है, और बेटा किसी भी चीज़ के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और बेटा देखिए प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। मींस वो एक ही नहीं बल्कि कई तरह के प्रोडक्ट निकालती है मार्केट में। क्यों? ताकि उनके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो और उन्हें अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके, और वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते भी हैं। और जो आपने देखा होगा MNC कंपनीज़ है, मल्टी नेशनल कंपनीज़, ये इसका एग्जांपल है और एक उदाहरण है जो उन्होंने करके दिखाया भी कि यस अपनी मार्केट को बढ़ाते जाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं, ताकि उनका इनकम जब जो भी प्रॉफिट है वो अधिक से अधिक बढ़ता जाता है। और बेटा सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, प्राइवेटाइजेशन जब हो जाता है तो बहुत सारी इंडस्ट्री आती है मार्केट में, तो वो लोग कस्टमर्स के लिए एक से एक आइटम बनाती हैं अच्छे अच्छे अलग अलग क्वालिटीज़ के, और बेटा कस्टमर भी फ्री होकर के अपने मनपसंद का सामान ले सकता है। जिस एग्जांपल के लिए पहले क्या था, अगर हमको मोबाइल फ़ोन लेना है, बात करनी है, तो हमें सिम चाहिए था BSNL का ही, क्योंकि उसके अलावा कुछ था ही नहीं हमारे पास। 2 साल 3 साल जाते थे कनेक्शन लेने में, टेलीफोन लगवाने में। लेकिन आज क्या बेटा, एयरटेल है, रिलायंस है, तमाम मतलब अलग अलग कंपनीज़ हैं, तो कस्टमर को भी चूज़ करने की आज़ादी है। वो अपने मनपसंद से उसको जो भी समझ में आए, जो भी अच्छा लगे, उस प्रोडक्ट को चूज़ कर सकता है, उसको परचेस कर सकता है और अपने लाइफ की क्वालिटी को इन्हांस कर सकता है। मीन्स दे एबल टू लिव क्वालिटी लाइफ बाय चूजिंग द प्रोडक्ट बाय देयर ओन चॉइस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इम्पेरेटिव लॉसेस। तो फर्स्ट पॉइंट बेटा क्या है, सोशलिस्टिक पैटर्न जो सोसाइटी था बेटा वो सिर्फ मात्र कहने मात्र के लिए हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन होने के बाद आपने देखा ना कि सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है लोगों के अंदर। तो बेटा सेल्फ इंटरेस्ट के लिए फिर लोग किसी का ध्यान नहीं देते, वहाँ पे फिर वेलफेयर की बात नहीं होती, वहाँ सिर्फ होती बात प्रॉफिट की। तो वो जो इंसानियत नाम की चीज़ होती है बेटा, जो सोशलिस्टिक पैटर्न होता है वो रुइन हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, हट जाता है, उस पर फिर इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है। एक बार कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स सोल्ड ऑफ हो गई या प्राइवेटाइजेशन हो गया उसमें, फिर उसमें पहले जैसी बात नहीं रह जाती। मीन्स वेलफेयर वाली बात नहीं होती है, वहाँ पे वर्क करना है तभी सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज आर बेसिकली फोकस्ड एंड मोटिवेटेड हाईली टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। और बेटा दूसरा जो लॉस है वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन में वो इंक्रीज करता है बेटा फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स। बड़ा जाहिर सी बात है कि ऐसे में क्या होता है, जब सामान महंगे हो जाते हैं तो गरीब आदमी के बस की बात नहीं होती कि वो उन चीज़ों को परचेज़ कर सके। क्योंकि बेटा देखिए कोई भी इंडस्ट्री वाला है तो वो सामान बनाएगा हाई क्वालिटी का, ऐसा बनाएगा कि जिससे अधिक से अधिक लोग खरीद सकें, क्योंकि उसे प्रॉफिट अर्न करना है। उससे मतलब नहीं कि कौन खरीद रहा है, खरीद पाएगा नहीं खरीद पाएगा, मतलब कि उनका बिकना चाहिए सामान बस। तो वो हाईली प्रॉफिट के लिए बनाते हैं सामान, और वही जब सामान महंगा हो जाता है तो उसे वीकर सेक्शंस के पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और वो सिर्फ उन्हीं को बनाते हैं भाई जो उसको अच्छा पैसा दे सके। अच्छा पैसा भी लेगा मतलब हाई प्राइस मतलब कि हाई बेनिफिट हाई प्रॉफिट। तो दे विल इग्नोर द पुअर पीपल्स डिमांड, दे विल फोकस द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट।